जय हिंद दोस्तों। 18 जनवरी 2024 भारत के एजुकेशन सेक्टर के लिए एक माइलस्टोन का दिन है, क्योंकि इस दिन पर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एजुकेशन सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस पब्लिश किए हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड वेल अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया को जानना बहुत जरूरी है। बट यहां पर हो सकता है कि आप उतने ज्यादा बिजी हो, जिसकी वजह से ये पूरा नोटिफिकेशन आप डिटेल में ना समझो और इधर उधर से जो छोटी मोटी चीजें सुनने में आती है उसी के ऊपर भरोसा कर लो। बट दोस्तों, एक्चुअल चीज यही है, एजुकेशन यही है कि हम लोग सारी चीजों को अच्छे से समझे। और यहां पर मैं कोशिश यही करने वाला हूं कि ये जो पूरा नोटिफिकेशन है उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से देखना और समझना। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को जो दिख रहा है दैट इज द एक्चुअल नोटिफिकेशन विच इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पर ये जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैंने ऊपर ऊपर से सारी चीजों को टिक मार्क करके रखा है, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ के आप लोगों के लिए जो कोर पार्ट है, इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, वो मैंने यहां पर हाईलाइट कर दी है, टिक मार्क कर दी है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और आपको मैं सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो इस पूरे नोटिफिकेशन को भी जरूर से पढ़े। देखिए, सबसे पहला तो कि ये गाइडलाइंस दिए, जो रूल्स रेगुलेशंस दिए, उसका पर्पस, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो कई बार ये ध्यान में आता है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से सुसाइड करते हैं। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फायर इंसिडेंट सामने आए हैं, लाइक थोड़े टाइम पहले दिल्ली में हुआ था, या उससे पहले गुजरात में भी इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर इंसिडेंट सामने आया था। या कई बार फैसिलिटीज की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की प्रेसियस जान को खतरा रहता है। तो एक ये रीजन है जिसकी वजह से ये रूल्स रेगुलेशंस लाए हैं। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स इन द कंट्री कंटिन्यूअस टू ग्रो। मतलब बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, और ये नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स है वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, फीस चार्ज करते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अफोर्ड कर सके उससे भी बहुत ज्यादा ये फीस चार्ज की जाती है, जिसके वजह से अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के ऊपर ही उसका अनड्यू लोड बढ़ जाता है। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर पेरेंट्स है जिन्होंने लाखों रुपए की फीस स्पेंड की है, उनकी कैपेसिटी से बाहर जाके अपने बच्चों के लिए फीस स्पेंड की है, हालांकि उतनी फीस स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी हमारा एनवायरमेंट क्या है कि मेरा बच्चा यहां पर जा रहा है और उसका बच्चा तो यहां पर जा रहा है, तो मेरा बच्चा भी वहीं पे जाना चाहिए, भले महंगा हो, भले मेरी कैपेसिटी ना हो, ज्यादा फीस मैं पे करूंगा। अब पेरेंट्स ऑब्वियस है कि बेचारे इतनी ज्यादा फीस पे करेंगे तो वो अपने बच्चों के पास से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई तुम ये फीस का अच्छा रिटर्न निकालो, और उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक सोच है। देखिए, यहां पर मैं मेरे साइड से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो गवर्नमेंट की चीजें है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें जहां पर भी मुझे मेरे व्यू पॉइंट लगेंगे वो मैं आपको गाइड करूंगा। हालांकि दिस इज द फर्स्ट सेशन, क्योंकि ये जस्ट अभी ये नोटिफिकेशन बाहर आया है, उसके बाद मैं बहुत ही कम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सका हूं। तो अभी मैं जो लिटरल सेंस में है वही बता रहा हूं। इसके बाद मैं और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करता हूं। ये मेरी एक हैबिट है कि मैं हमेशा इनके साथ बातें करता रहता हूं। तो उनसे बात करके जो मुझे और जानकारी मिलेगी, इसके ऊपर मैं स्पेशल सेशन लाऊंगा कि इसके क्या क्या पॉजिटिव चीजें, अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल किया तो, और इसके अंदर क्या लूप हॉल्स और ड्रॉबैक है जो कि अगर एड्रेस ना किए गए तो आने वाले फ्यूचर में ये जो अच्छे पर्पस से कुछ काम हुआ हो उसका भी आउटकम बुरा आ सकता है। वो हम लोग इसके बाद वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेगुलेशंस है, रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, उसको मैनेज या कंट्रोल कौन करेगा। तो रेगुलेशन ऑफ +2 लेवल एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, बट ये गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, पर्टिकुलर स्टेट की। गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, या यूनियन टेरिटरी है, दीव है, दमन है, वो सब, मतलब जो भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और इसका एक मेन रीजन था जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कोई भी पार्टी समाज की है जिसको लगता है कि ये चीज जो है वो समाज में अच्छी नहीं चल रही है, और उसके ऊपर सरकार का या जुरिस्डिक्शन का, जुडिशियल सिस्टम का, यानी कि न्याय प्रणालिका का यहां पर फोकस होना चाहिए, और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए। पीआईएल फाइल हुए थे, ऐसे बहुत सारे पीआईएल फाइल हुए थे, बहुत बार ये सारी चीजें को गवर्नमेंट के सामने लाया गया था, और फाइनली उसके ऊपर ये डिसीजन लिया गया है। ये भी थोड़ा जानकारी के लिए कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हैड रिक्वेस्टेड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू टेक एक्शन फॉर द रेगुलेशन एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टी सिस्टम, टेक इनटू कंसीडरेशन 12 मेजर्स सजेस्टेड बाय जस्टिस
रूपानवाल कमीशन, ये जो सजेशंस दिए गए थे ये कमिटी के, उसके ऊपर ये गाइडलाइंस प्रेजेंट की गई है। ठीक है, ये सिर्फ जानकारी के लिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020, क्योंकि आपको पता है कि अब भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एप्लीकेबल हो गई है। हालांकि बहुत पहले हो जाती, बट ये कोविड की वजह से थोड़ा चेंज हो गया था, डिले हो गया था। फोकस ऑन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों ये गाइडलाइंस है, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन समेटिव असेसमेंट। मतलब जो समेटिव असेसमेंट होता है स्टूडेंट्स का, उनके रिजल्ट का, उसकी जगह पर रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सके, इसके लिए ये न्यू गाइडलाइंस दी गई है। अब यहां पर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसको एलिमिनेट करने की जरूरत है टू नीड फॉर अंडरटेकिंग द कोचिंग क्लास। अब ये क्यों बनाया कि भाई जो ऐसा हो गया एट प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है कि अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ेगा। माइंड में फिट है, देखो आप अपने आसपास देखो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। देखिए दोस्तों, आप मैं जो भी बोल रहा हूं वो मेरे शब्द नहीं है, बोल हम रहे, शब्द जो है वो सरकार के है। तो उसको उसी एंगल से समझने की कोशिश करना कि ये जो एक एटीट्यूड लोगों का बन गया है कि हम अगर पढ़ रहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो जाना ही पड़ेगा, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है उसी को एलिमिनेट करने के लिए ये गाइडलाइंस दी गई है। प्रिंसिपल्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एग्जाम्स विल बी सिमिलर, मतलब ये जो है एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सभी जगह पर सिमिलर हो जाए, वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी के लिए बनाई गई थी। एंड दिस एग्जाम shall टेस्ट conceptual understanding and ability to apply the knowledge and shall aim to eliminate the need for taking coaching for the exam। देखिए ये एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट की जाएगी वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी कितनी है, उसको फोकस करके की जाएगी, ना कि रट्टेबाजी और रिजल्टबाजी के ऊपर, जिससे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर की डिपेंडेंसी कम की जा सके। सरकार का ये पक्ष है। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। अभी ये थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट भी टिक मार्क किया है। इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस वेल फॉर नीट जेडबलई एंट्रेंस, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल टेस्ट अभ्यास, ये नाम की जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वो बनाई गई है, जहां पर स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि इसके लिए स्टूडेंट्स को हाई एक्सपेंसिव कोचिंग में जाने की जरूरत पड़े। और ये मैंने भी बहुत बार देखा है कि जेडबलई नीट में लाखों रुपए की फीस जो है वो बच्चे और उनके पेरेंट्स स्पेंड करते हैं। द मैटर हैज also been taken up with the Department of Consumer Affairs for taking necessary actions under the provision of Consumer Protection Act। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में भी इसको ले लिया है, मतलब अब कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन या केस फाइल करना है तो कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स और प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हु पब्लिश मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना पढ़ा हो तो उसका भी वीडियो रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं एज ए कंज्यूमर आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं और कहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। उसी तरह से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो अगर स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, तो वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एक तरह से कस्टमर, कंज्यूमर ही है। तो अगर जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाती है और बच्चों के एडमिशन लेती है, लाइक मैंने भी बहुत बार देखा है कि फलाना सिटी का नंबर 1, स्टेट का नंबर 1, दिस पर्टिकुलर एरिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट। भाई किसने दिया नंबर 1 का टैग आपको, कहां से आ गया? कोई भी हो, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि भाई किसने आपको दे दिया नंबर 1 का अप्रोच, बेस्ड इन द सिटी, किसने दिया बेस्ट, बट आप खुद अपने हिसाब से हम पब्लिसिटी करने लगते हैं। तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाता है तो उसके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में कंप्लेन फाइल हो सकती है। अभी दोस्तों इसके बाद यहां पर जो बोला है कि ये सारी चीजों को कौन रेगुलेट करेगा, तो उसके नाम दिए हैं हर एक स्टेट के लिए जो अलग अलग है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हकीकत बताऊं जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी जिनके पास जाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है, उनको खुद को प्रॉपर जानकारी नहीं है कि क्या प्रोसेस करना है, क्या स्टेप करना है, क्या सर्टिफिकेट इशू करना है, कौन से बेसिस पर करना है। क्योंकि हमने खुद ये कोशिश पहले की हुई है, बट ये आंसर आया था कि भाई ऐसा तो कुछ हम लोग नहीं करते। तो ये थोड़ा गवर्नमेंट इसके बारे में भी क्लियर रोड मैप पब्लिश कर दे ताकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको भी एक क्लियर विजन पता चल जाए। फिर ये सारी चीजें कुछ काम की नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। देन ये कुछ चीज है कि भाई यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हुए, कोई भी गाइडलाइंस होती है तो ये सिस्टम होती है, पढ़ो जब आप तो ध्यान रखना कि जो वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है उस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक जनरल साइंस होता है और एक लिटरल मीनिंग होता है। तो यहाँ पर लिटरल मीनिंग क्या रखना है वो समझने के लिए बोल दिया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन से होंगे,
इंस्ट्रक्शन जो कोई भी चीज के बारे में एजुकेशन देते हैं, मतलब पढ़ाने का ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एनी ब्रांच ऑफ लर्निंग इज इम्पार्टेड more than 50 students but not include the counseling, sports, dance, theater and other creative activities। ये सारी चीजें नहीं, इसको एग्जाम्पशन है। उसके अलावा कोई भी नॉलेज प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब यहां पर कई सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ कोचिंग सेंटर, पर देखिए क्लियर बोला है कि इंस्टीट्यूट का मतलब स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड और कंट्रोल बाय द एफिलिएटेड टू बोर्ड, और कोई भी कॉलेज हो, एसोसिएट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सारी की सारी चीजें ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ड के अंडर आ जाती है। तो कई सारे लोग यही समझते हैं कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, कोचिंग क्लास, ट्यूशन क्लास के लिए ये रूल्स है। नहीं दोस्तों, यहां पर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या क्या है ये भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स है उनको प्रायर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट की, वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है कि हम लोग तो पहले से ही वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ाने की एक्टिविटी में है ही और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो यहां पर क्या करना है कि 3 महीने के अंदर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर देनी है। तो ये एक गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं वो सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, गवर्नमेंट के ध्यान के अंदर वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स आ जाए। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसको आगे चल के बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। जो पेनल्टी प्रोविजंस वो सब है वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। कोचिंग सेंटर्स हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस, उन लोगों की हर एक ब्रांच को सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ही माना जाएगा और सभी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी 3 ब्रांच है, 5 ब्रांच है, और वो क्या करते हैं, एक हमारी जो हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, बस उसी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। नहीं, अब आपके 5 ब्रांचेस है तो पांचों के 5 के सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द competent authority shall within 3 months from the date of receipt of the application for the registration of coaching center either grant the certificate of registration, और उनको बताए कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो सकता ड्यू टू दिस रीजन। बट ये गवर्नमेंट के साइड पर है कि एप्लीकेशन देने से 3 महीने के अंदर या तो रजिस्ट्रेशन कर दो, या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने में दिक्कत है, तो उसके बारे में उनके साथ कम्युनिकेट करके जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अप्लाई करके उसका रास्ता निकालो। बट गवर्नमेंट के पास भी ये 3 महीने की लिमिटेशन है। देखते हैं गवर्नमेंट उसको कितना अप्लाई करती है। Every registered coaching center shall apply for the renewal of the registration of certificate, मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलेगा और वो टाइम पीरियड खत्म होने के जो 2 महीने होते हैं उससे पहले फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा। देन appropriate government shall create a web portal, this is very important, गवर्नमेंट ये करे तो बहुत अच्छी बात है, वेब पोर्टल और ऑनलाइन मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अब ये बहुत दिक्कत हो जाएगी कि रजिस्ट्रेशन करना है तो कहां पर करवाने जाए, फिर वो ऑफिस सीरियल आती थी ना, यहां से यहां पर धक्का खाओ, यहां से वहां पर धक्का खाओ, ये पेपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़े दे दो तो कर देंगे, वगैरह वगैरह सब जुगाड़ चलता था। तो अब यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो वेब पोर्टल प्रोवाइड करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन की क्या क्या कंडीशंस होगी, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको क्या ध्यान रखना है, तो नो कोचिंग सेंटर सेल, अब ये शायद आपको मीनिंग समझ में ना आए तो मैं आपको हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एंगेज ट्यूटर हैविंग क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन, मतलब कोई भी टीचर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो ग्रेजुएशन से कम की पढ़ाई वाले हो, मतलब जिनका खुद का ग्रेजुएशन नहीं है और वो पढ़ा रहे तो वो नहीं चलेगा। इवन तो ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा पढ़ाते हो, बट वो कोई भी जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट ना हो ऐसे लोगों को एज ए ट्यूटर हायर नहीं कर सकते। कैन नॉट मेक मिसलीडिंग प्रोमिसेस और गारंटी ऑफ द रैंक और गुड मार्क्स, मतलब हमारे यहां पर ज्वाइन कर दोगे तो आपका पहला नंबर पक्का है, आपका एडमिशन कंफर्म है, ये आईआईटी में या ये आईआईएम में आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसी कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। ये बहुत जो हर जगह पर चल रहा है ना, वो ये न्यूज चल रहा है। कैन नॉट एनरोल स्टूडेंट्स बिलो द 16 ईयर्स ऑफ एज, ये आई थिंक सब लोगों को पता चल गया होगा, मतलब 16 साल से छोटे बच्चों के एडमिशन नहीं करवा सकते, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं भेज सकते, ना बच्चों को भेजना है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट को एडमिशन लेना है। ठीक है, कैन नॉट पब्लिश एनी पब्लिकेशन ऑफ एनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो कि आगे भी बता दिया कि कोई भी गलत तरह की भ्रामक एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं करनी है जिससे कि बच्चे या पेरेंट्स जो है वो एडवर्टीजमेंट से मिसलीड होकर आपके यहां पर एडमिशन ले लें।
मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट पर स्टूडेंट, ये आगे हम बोलेंगे, बताऊंगा, बट वो 1 स्क्वायर मीटर है, जिसके बारे में आगे भी इंफॉर्मेशन आ रही है। बट इतनी स्पेस होनी चाहिए, मतलब बहुत ही छोटे क्लासरूम के अंदर बहुत सारे लोगों को बिठा देता है तो नहीं चलेगा। देन काउंसलिंग सिस्टम होनी चाहिए, एक अच्छी बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग सिस्टम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो मेंटल प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं और वो बता नहीं पाते हैं। तो यहां पर काउंसलिंग सिस्टम हो, क्योंकि टीचर को बताएंगे तो टीचर उल्टा डांटेंगे, शायद ऐसा उनको डर लगता है, पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स डांटेंगे, तो काउंसलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर शैल हैव अ वेबसाइट विद द अपलोडेड डिटेल्स। जो भी कोचिंग सेंटर है उनकी वेबसाइट होनी ही चाहिए, जिसके अंदर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे से रिफर कर लीजिएगा। ये इसके अंदर जो काम की चीजें स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, कि यहां पर ट्यूटर कौन कौन से है वो इंफॉर्मेशन देनी होगी, कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, हॉस्टल फैसिलिटी अगर है तो उसके बारे में, फीस जो चार्ज कर रहे हैं वो, ये इंपॉर्टेंट है, इजी एग्जिट पॉलिसी एंड रिफंड पॉलिसी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने फुल फीस पे कर दी हो, अब बाद में बच्चे को वहां पर सेट नहीं हो रहा है या ड्यू टू एनी रीजन उसको वो कोचिंग सेंटर से एडमिशन कैंसिल कर देना है, पर फीस वापस नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि फॉर्म के ऊपर ही लिखा होता है कि फीस वंस पेड शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड और रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो अभी तो यार हमने साइन कर दी है, अभी तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि जो एग्जिट पॉलिसी, मतलब अगर किसी को अपना एडमिशन कैंसिल करना है तो वो कैंसिल करके प्रपोर्शनेट फीस रिफंड ले सकता है। अब ये कितनी फीस रिटर्न करनी है वो एडमिशन से पहले ही हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बता देना कि भाई देखो इतने टाइम में अगर आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो आपकी इतनी फीस कम कट हो जाएगी और इतने पैसे वापस मिलेंगे, जो कि प्रोराटा बेसिस पर होगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता 90% फीस हम लोग रख लेंगे 10% वापस करेंगे। प्रोराटा बेसिस पर, मतलब जो फेयर बेस हो गया उसके बेसिस के ऊपर ये फीस रिफंड करने की सिस्टम होगी। मतलब कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स को एडमिशन कैंसिल करना है तो वो कैंसिल करके अपनी फीस वापस ले सकता है। अब ये मत सोचना एज ए स्टूडेंट या पेरेंट्स ओके ठीक है पूरी वापस मिल जाएगी तो मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, आखिरी 1 महीने में बोलूंगा एडमिशन कैंसिल कर दो मेरा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बेवकूफ मत बताना। अगर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छी चीजें ला रही है तो उसका अच्छा ही इस्तेमाल करना, अगर बुरा इस्तेमाल करोगे तो फिर वो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ही नुकसान हो सकता है। कोचिंग क्लासेस फॉर these students who are also studying in the institutions schools not be conducted during their स्कूल और इंस्टीट्यूशंस टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि स्कूल के टाइम में ही कोचिंग चलाया जाता है, तो ये बहुत गलत है। कई बार ये भी ध्यान में आया है कि फेक स्कूल बना देते हैं, मतलब एडमिशन हमारे कोचिंग में ले लो और आपका एडमिशन पर्टिकुलर स्कूल में हो जाएगा, आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे यहीं पे पढ़ना। तो ये गलत प्रैक्टिस है जो कि सब लोग जानते ही है, बट गवर्नमेंट ने अब इसको ध्यान में ले लिया है और इस तरह से कोई भी फेक एडमिशंस करवाते हैं स्कूल में और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं तो इसको गवर्नमेंट ने रोक दिया है। ध्यान रखना ये सारी चीजें, वरना आगे चल के पेनल्टी क्या है वो बहुत समझने वाली चीज है। मैं आपको आगे बताऊंगा 25,000, 1 लाख और लास्ट में कैंसल, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद। He or she shall abide by the conditions regarding the specified number of students to be admitted, मतलब एडमिशन के टाइम पे ही कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन देने वाले पर्टिकुलर बैच में पर्टिकुलर सेक्शन में वो पहले से ही बताना है और उसी को फॉलो करना है। अबाइड बाय, फॉलो करते ही रहना है। If application for the renewal of the registration shall be accompanied by the copy of the statement of accounts audited by the chartered accountants, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट से सही सही वाले, क्योंकि पक्की रिसिप्ट देनी है अभी, और वो ऑडिटेड, देख लीजिए ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब सीए की तो बल्ले बल्ले होने वाली है भाई। सीए बनने वालों की इनकम में बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलने वाला है, क्योंकि अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले ऑडिट नहीं करवाते थे उनको भी ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। फीस जो है वो भी ध्यान से समझ ले, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट के पीछे खर्चा करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स को रखते हैं और फिर वो पैसा बच्चों के और पेरेंट्स के पास से फीस के फॉर्म में निकालवाते हैं। 90% तक की स्कॉलरशिप, 80% तक की स्कॉलरशिप, ऐसे जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देके और फिर बच्चों के पास से लाखों रुपए की फीस चार्ज करते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट्स अब लोग ध्यान रखेंगे। ट्यूशन फीस जो है दैट शैल बी रीजनेबल, फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है,
वो कंपलसरी प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा वो कोर्स के बारे में कि हम लोग क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले, फीस क्या होगी, कितने स्टूडेंट्स होंगे, कौन से टाइम पे ये चलेगा, कितने स्टूडेंट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं लेने हैं, अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन कैंसिल करना है तो वो कैसे कर सकता है, उसकी फीस रिफंड का प्रोसेस क्या होगा और फीस कितने टाइम में रिफंड कर दी है, ये सारी चीजें कंपलसरी प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी होगी। ठीक है, और ये जो प्रोस्पेक्टस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई इंस्टीट्यूट्स जिसके अंदर स्कूल्स भी आ गए वो ऐसा करते हैं कि प्रोस्पेक्टस ब्रोशर्स देने के भी पैसे चार्ज करते हैं कि आपको ब्रोशर चाहिए, लाओ 200 रुपए लाओ। अभी ये ब्रोशर आपको कोई सेपरेट चार्ज लेके नहीं देना है, ब्रोशर का हो या प्रोस्पेक्टस का हो। जो फीस है रिफंड करने की वो मैंने बोला कि प्रोराटा बेसिस पर 10 दिन के अंदर वापस कर देनी होगी अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करता है तो। अगर हॉस्टल फैसिलिटी या मेस फैसिलिटी है, मेस फीस मतलब खाने पीने की सुविधा देते हैं जिसकी फीस एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेपरेट चार्ज करते हैं, तो उनको वो फीस भी रिफंड कर देनी है। ऐसा नहीं कि अभी हॉस्टल फीस तो वापस नहीं मिलेगी, आपका जो खाना पीना है उसका तो पूरे साल का चार्ज लग गया वो वापस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कि कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि जो पढ़ाने की फीस है वो कम रखे, दूसरी सारी फीस बढ़ा देते हैं और फिर वहां से पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ऐसा ना हो, ये भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है। एक बार फीस डिक्लेयर कर दी है उसके बाद आगे चल के वो फीस इंक्रीज नहीं कर सकते। कोर्स फीस इंक्रीज करके सपोज न्यू स्टूडेंट के पास है वो सेम फीस चार्ज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए ये आपकी पूरे कोर्स की फीस है ऐसा बोल के एडमिशन ले लिया, अब यहां पर एक महीने के बाद बोला आपको 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे तो ही आप ये कोचिंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कर सकते, बाद में किसी भी तरह से वो फीस इंक्रीज नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या टीचर्स तो बोर हो गए होंगे, बंद भी कर दिया होगा, बट ध्यान रखना ये आपके लिए ही है तो इसको पढ़ो। और अगर आप ये खुद हैबिट नहीं डालोगे कि ये चीज हमारे लिए तो हमको पूरा पढ़ना चाहिए और फिर हमारे बच्चों के पास से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें ये न्यू रूल्स रेगुलेशन का अच्छा बेनिफिट मिले, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस सीखना है, समझना है। तो यहाँ पर सीखने समझने के लिए आधे घंटे जितना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। 20 मिनट जितना टाइम हुआ है, आगे तकरीबन 10 मिनट के आसपास हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मैंने आगे भी बोली कि 1 स्क्वायर मीटर की स्पेस उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होनी ही चाहिए, मतलब छोटी स्पेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं रखना है। कोचिंग सेंटर बिल्डिंग सेड बी एडहियर बाय फायर सेफ्टी कोड्स, बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स, ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। मतलब वो पास्ट में जो इंसिडेंट हुए थे गुजरात के सूरत में या दिल्ली में के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आग लग गई और बच्चों को बिल्डिंग पर से छलांग लगानी पड़ रही है, कई सारे बच्चों की डेथ हो गई, तो ऐसा ना हो इसलिए जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस बिल्डिंग में है वो दोनों को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और फर्स्ट एड जो किट है वो सारी फैसिलिटी भी रखनी होगी। फर्स्ट एड किट, मेडिकल असिस्टेंस, ट्रीटमेंट फैसिलिटी वो होनी चाहिए। बिल्डिंग शैल बी फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड, वेल वेंटिलेटेड एंड सफिशिएंट लाइटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। कंजस्टेड वो भूतिया घर में आ गए हो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्डिंग। सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हो उसकी फैसिलिटी हो। सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए कंपलसरी। कंप्लेंट बॉक्स रखना पड़ेगा और वो कंप्लेंट जो भी आती है चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से आते हैं या पेरेंट्स की तरफ से, तो वो कंप्लेंट का भी सॉल्यूशन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ सेपरेट टॉयलेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जो करिकुलम है उसके अंदर कौन कौन सी चीजों है जिसके बारे में पता होना चाहिए वो भी जरा जान लो। तो कोचिंग सेंटर शैल मेक एफर्ट्स टू कंप्लीट द क्लास इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब अब सिलेबस बाकी रह गया है तो अभी आपका टाइम बढ़ाना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। कोचिंग क्लासेस फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूशन स्कूल शैल नॉट कंडक्ट, ये तो ऑलरेडी आगे आ गया कि स्कूल टाइम के अंदर कोचिंग सेंटर्स में नहीं जाना है या नहीं रखना है। एडिशनल सपोर्ट इन दर एकेडमिक्स, जो भी स्टूडेंट्स कमजोर है, वीक है, वीक स्टूडेंट्स, तो उनको क्या करना है, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। स्कूल की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तो स्कूल में ऐसा ना हो कि भाई यहां पर नहीं पढ़ा रहा है इसीलिए कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो। टाइम टेबल जो है वो पहले से दे देना है और उसी को फॉलो करना है। कोचिंग सेंटर सेल एंश्योर वीकली ऑफ, ये बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है भाई, इनफैक्ट टीचर्स के लिए भी, क्योंकि क्या कहा है, कोचिंग सेंटर सेल एंश्योर वीकली ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज ट्यूटर, मतलब हफ्ते में कम से कम एक दिन बच्चों को और टीचर्स को छुट्टी मिलेगी। यस, पर अब सर कोचिंग वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, आज छुट्टी दे दी, कल टेस्ट है, कल टेस्ट रखेंगे, तो बच्चा घर पे छुट्टी है तो पढ़ लेगा ना, तो भाई बच्चे की छुट्टी काहे की रही, बच्चा घर पे पेरेंट्स के साथ कैसे टाइम
स्पेंड कर सकता है। इसीलिए यहां पर नोटिफिकेशन में ये भी बोल दिया, देखिए क्या है कि नो असेसमेंट टेस्ट और एग्जाम शैल बी हेल्ड ऑन द डे आफ्टर द वीक ऑफ। मतलब फॉर एग्जांपल संडे को छुट्टी रखी, मंडे टेस्ट रहेगा, नहीं चलेगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, अच्छी बात है, सही बात है। ड्यूरिंग द इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फेस्टिवल्स सॉरी, जो इंस्टीट्यूट्स है उनको छुट्टी देनी पड़ेगी या उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देन कोचिंग क्लास जो है वो 5 घंटे से ज्यादा टाइम की नहीं रख सकते, ठीक है, 5 घंटे मैक्सिमम कोचिंग आप रख सकते हो, और बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग या नाइट पर कोचिंग सेंटर्स नहीं चला सकते। कोड ऑफ कंडक्ट्स बाय द कोचिंग सेंटर, तो जो ऑलरेडी आगे आ चुका है वो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पहले से ही डिफाइन करके रखेंगे कि भाई एक बैच में इतने बच्चे होंगे और उतने ही बच्चे होने चाहिए। जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो मेंटेन हो, उस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखेंगे। सेल नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑलरेडी आगे आ चुका है, 16 साल से छोटे बच्चे का एडमिशन आप नहीं कर सकते कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट शैल बी मेड अवेयर अबाउट द एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या है। लाइक मैं अभी जो समझा रहा हूं वो क्यों समझा रहा हूं, देखो ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको समझो और समझ के पढ़ो। ऐसा नहीं कि चलो ये पूरा नोटिफिकेशन है ना, उसमें से मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, रट लो। जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो क्या करती है, रट्टेबाजी, चलो रट लो रट लो रट लो, क्या रट ले, कितना ही रट ले। तो यहां पर क्या है, समझने के ऊपर फोकस करना है। तो बच्चों को यह भी समझाना है कि देखो एजुकेशनल एनवायरनमेंट अभी किस तरह का चल रहा है, वो आपको गाइड करना है बच्चों को। अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अलावा क्या क्या करियर ऑप्शन है उसके बारे में समझाना पड़ेगा। वो 3 इडियट मूवी दिखा है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, फरहान कुरैशी आईआईटी, बीटेक एमटेक जो भी है। अभी सिर्फ इंजीनियरिंग और सिर्फ मेडिकल नहीं है, वो मूवी में दिखा ना, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर, अरे कितने सारे करियर ऑप्शंस है। बच्चों को सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस बहुत ज्यादा मिलती है तो बस यही अच्छा है, बाकी सब करोगे तो मतलब आप पढ़ते ही नहीं हो। अभी देखो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में क्या है कि बच्चा है फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद साइंस लेगा तो ही अच्छा, तो ही वो आगे बढ़ेगा। कॉमर्स, आर्ट्स, आर्ट्स कर रहा है ही, अभी ये जो एटीट्यूड हो गया ना वो बहुत गलत है। आर्ट्स हो, डिप्लोमा हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, हर एक फील्ड में क्या क्या स्कोप है वो सबके बारे में गाइड करना है। The student and parents shall be made aware that admission in the coaching centers is no way guarantee to success। मतलब ये जो बताते हैं ना, हमारे यहाँ पर एडमिशन लोगे ना तो ही आपका भला होगा, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बताएंगे, इनडायरेक्टली, यहां पर पढ़ोगे तो ही आप टॉप स्कोर कर सकते हो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये क्लियर करना है कि हमारे यहां पर एडमिशन लिया, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप टॉप करोगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, ये कंफर्म करना है। जैसे वो टोबैको प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर कैसे दिखाते हैं कि भाई कंज्यूमिंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, उससे कर्क रोग हो सकता है। नोटिफिकेशन बता दो भाई कि हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बनोगे ही, ठीक है, एक अवेयरनेस के लिए। ये कोचिंग सेंटर्स should conduct periodic workshop and sensitization sessions regarding the students mental health, मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है, उसके लिए सेशंस कंडक्ट करने हैं। कोचिंग सेंटर शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग द पैडागोजी। अब ये पैडागोजी का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ टीचिंग, कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये नहीं है सिर्फ कि मैंने पैसे दे दिए, बच्चे का एडमिशन करवा दिया, मतलब मैं टेंशन फ्री। उनको पता होना चाहिए कि कैसी मेथड से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो पढ़ाते हैं, उनका टाइमलाइन क्या है, फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ती हो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे, ये सब चीजें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर शैल नॉट मेक पब्लिक द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज आपने 3 इडियट वाले मूवी में देखी हो ना, तो बताया था कि भाई बच्चा पास हो गया, रिजल्ट को नोटिस बोर्ड पे क्यों चिपकाओ, क्यों दिखाओ कि भाई देखो तुम होशियार हो, तुम कमजोर हो, तुम फेल हो गए हो। नोटिस बोर्ड पे रखने का मतलब पब्लिसाइज करने का रिजल्ट, ये बंद कर दो, ठीक है, क्लियर। मतलब फेल होते हैं तो भी उसको पता चल जाएगा, देखो इतने सारे बच्चे पास, मैं फेल, मैं फेल, तो बच्चा जो है वो और प्रेशर में चला जाएगा। टॉपर्स के नाम इनफैक्ट जो लिखते हैं वो भी मना कर दिया है, देखिए आगे आएगा, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, समझो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से 5 या 10 के फोटोग्राफ दिखाएगा। अभी कई सारे स्टूडेंट्स वहीं पर फेल भी हुए, उनका रिजल्ट कोई नहीं दिखाता है, और इस तरह से एडवर्टीजमेंट की जाती है, देखो सारे के सारे टॉपर्स यहीं पे होते हैं, यहां पर आते हो तो ही टॉपर बनते हो। अरे भाई यहां पर ही, आपके यहां पर भी फेल भी हुए हैं बच्चे,
पर वो दिखाते नहीं है। और बेवकूफ पेरेंट्स, सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी, पेरेंट्स बेवकूफ बनते हैं, स्टूडेंट्स बेवकूफ बनते हैं और ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट फोटोग्राफ देख के वो उसके पीछे भागने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट, मतलब यहां पर ये भी बोला है कि साइकियाट्री समझ लो या साइकोलॉजिस्ट समझ लो, काउंसलर समझ लो, उसके सेशंस रखने हैं ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में कंटिन्यूअसली अवेयरनेस आए। साइकोलॉजिस्ट कौन है, काउंसलर कौन है, कितना टाइम वो सर्विस देंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो सब रखना है। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि आप साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को रखो, उनके एक्सपीरियंस, उनका एजुकेशन क्या है, मतलब टीचर खुद काउंसलर बन जाए या खुद साइकोलॉजिस्ट बन जाए ऐसा नहीं, अलग से रखने होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब मुझे हालांकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में मैं अलग सेशन लाने वाला हूं, बट यहां पर मुझे लगता है कि ये चीज जो है वो गवर्नमेंट को खुद करनी चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो पढ़ाने के ऊपर फोकस करेंगे या इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर आप नेशनल लेवल पर कर रहे हो तो खुद फिक्स करवा दो भाई, जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स है उसमें से जो भी बच्चे उनको अगर काउंसलिंग करना है तो ये गवर्नमेंट के काउंसलर्स है या साइकोलॉजिस्ट है, वहां पर इस टाइम के अंदर आप जा सकते हो, कोई भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स जा सकते हैं, तो और अच्छा रहता है। ये मेरा एक सजेशन है, हालांकि इसके बारे में जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो आप लोग जरूर देखना, वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के एंगल से ज्यादा रहेगा। फिर ये सर्विस, ये तो ऑलरेडी आगे आ चुका। रेगुलर वर्कशॉप एंड अवेयरनेस वीक, ये भी रखना है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, उनको अच्छे हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में अवेयर करना है। स्टूडेंट्स के अगर डाउट है तो उसको ये ध्यान रखना, उनके कोचिंग में जो टीचर ने पढ़ाया है वही डाउट सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में क्या करते हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स अलग और वो एक बार पढ़ा के चले जाएंगे। अब बच्चों को डाउट है या रिवीजन है तो उसके लिए अलग असिस्टेंट टीचर या सपोर्टिव टीचर रहेंगे, वो डाउट सॉल्व करवाते हैं। अब ये नहीं करना है, कंपलसरी जो टीचर ने पढ़ाया है जो टॉपिक वही उसके डाउट सॉल्व करेंगे, ताकि स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाइड फील करे। ऐसा ना हो कि उन्होंने तो कुछ अलग बताया था अब ये कुछ अलग है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए। ये मेंटल हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या चीजें करनी है उसकी इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा। इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, तो यहां पर ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी टीचर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करना है ऑन द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिशन, मतलब जाति, धर्म, इन सब के बेसिस के ऊपर बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, चाहे आप कोई भी रिलीजन को मानने वाले टीचर क्यों ना हो। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि मैं टीचर हूं तो मेरा रिलीजन एजुकेशन, एजुकेशन टीचिंग इज माय ओनली रिलीजन। फिर मैं हिंदू नहीं हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना क्रिश्चियन हूं, मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल, बस यही अप्रोच टीचर्स को रखना है। एनकरेज द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वल्नरेबल कम्युनिटीज, मतलब जो गर्ल्स है या डिफरेंटली मतलब जो फिजिकली वीक है, शायद फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को एजुकेशन के लिए और एनकरेज करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। और उसके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे हमने वो तारे जमीन पे मूवी देखा हो तो उसके अंदर ईशानानंद किशोर अवस्थी जो कि डिसलेक्सिया से जूझ रहा था, अभी जो टीचर है ये तो बेवकूफ है, ये तो पढ़ता नहीं है, इसको जानबूझ के नहीं पढ़ता है वगैरह वगैरह, नहीं, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। दिव्यांग है, दिव्यांग फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना होगा, एटमोस्फियर रखना होगा, दिव्यांग मतलब फिजिकली जिनको कोई डिफेक्ट है वो। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रखने पड़ेंगे, लेक्चर्स के, पढ़ने के, सिलेबस के, फीस के, और वो रिकॉर्ड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अकाउंटिंग भी करवाना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट भी करवाने पड़ेंगे। कंडक्टिंग कोचिंग ओनली एट द प्लेस ऑफ इंडिकेटेड इन द रजिस्ट्रेशन, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसके जो प्लेसेस है वहीं पर पढ़ाना है। फिर ऐसा नहीं कि चलो हम आपको पढ़ाने के लिए दूसरी जगह पर भेजेंगे, तीसरी जगह पर भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेस है जहां पर एडमिशन लिया है उसके प्लेसेस पर करवाओ, चलेगा। इंक्वायरी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कोचिंग सेंटर, तो यहां पर ये कहा है कि भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इंक्वायरी कर सकती है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, भाई देखो आप क्या क्या करवाते हो, क्या करवाते हो, आप दिखाओ रिकॉर्ड्स। हालांकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्राइब, रिश्वतखोरी थोड़ी बढ़ जाए। आशा रखता हूं कि गवर्नमेंट इसके बारे में भी प्रॉपरली सोचेंगे, हालांकि नेक्स्ट सेशन इसके ऊपर डिटेल में है। डिस्पोजल ऑफ कंप्लेन, अगर कोई कंप्लेन फाइल हो रही है तो उस कंप्लेन का जल्दी से जल्दी 30 डेज के अंदर डिस्पोजल करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। हालांकि यहां पर फिर यह भी हो सकता है कि कई बार फेक एलिगेशंस लगाने शुरू कर दे, तो उस केस में क्या, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन नहीं है। और ये एलिगेशन जो है वो प्रूव हो जाता है तो पेनल्टी लगेगी, प्रूव ना हुए, गलत साबित हुए तो क्या, ये नहीं बताया है। पेनल्टी कितनी है उसको भी जरा समझ लो।
तो अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो ऊपर बताए इसमें से कोई भी रूल्स रेगुलेशन वायलेट हो रहा है तो पहली बार में आपको 25,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। दूसरी बार कंप्लेन आ रही है सेम या दूसरी कोई भी, बट ऊपर जितनी भी बातें डिस्कस की उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरी बार में 1,00,000 रुपए तक का आपको फाइन लग सकता है। और तीसरी बार कंप्लेन आई तो फिर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद। ध्यान रखना, ठीक है, तो हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे और मरोगे, फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका रजिस्ट्रेशन वो खुद चाहे कि भाई अब हमें नहीं पढ़ाना है तो वो कैंसिल भी करवा सकते हैं, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगे कि भाई ये चीजें यहाँ पर सही नहीं हो रही है तो रीजन को प्रूव करके वो टाइम स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। और उसके लिए अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वो यहां पर कहां पर कंप्लेन कर सकते हैं, तो एपीलिएट अथॉरिटी के पास अपना इश्यू लेके जा सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं फॉर इम्प्रॉपर रीजन, तो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कौन सुनेगा, तो जो एपीलिएट अथॉरिटी है उसके पास ये मैटर आप लेके जा सकते हो। तो दोस्तों इतनी चीजें हैं जो कि ये जो न्यू गाइडलाइंस है उसके अंदर मेंशन की हुई है। इसके अंदर कई सारे अभी भी ड्रॉबैक्स है, इसके क्या प्लस पॉइंट है और क्या ड्रॉबैक है इसके ऊपर आने वाले सेशन में मैं डिस्कशन करूंगा, तो वो भी आपको हमारी इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आप हमसे कनेक्ट रहोगे तो ये सारी चीजें भी आपको जानने के लिए आगे मिलेगी। और दोस्तों सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हाँ एक चीज बहुत ही गजब हुई, जब ये नोटिफिकेशन आया और मैं पढ़ रहा था तब मेरी बहुत ही कम स्टूडेंट्स और टीचर से बात हुई, तो अब एक आध टीचर ने ऐसा भी कहा कि मतलब ये तो उनके अचानक से जो न्यूज आई उसकी वजह से, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, अभी उन्होंने तो नाम लिया था, मैं नाम नहीं लूंगा वरना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, कि ये पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट हाउस है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर बाकी सब लोगों का रास्ता साफ कर रही है, शायद ऐसा कुछ तो नहीं है। अभी एक बार के लिए तो वो भी जेन्युइन सोचने वाली बात है, बट एट प्रेजेंट मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी जो एस्पेक्ट है या व्यू पॉइंट है वो गलत हो। हालांकि इसके अंदर कई सारे ड्रॉबैक्स है, तो उसके बारे में हम आने वाले समय में डिस्कशन जरूर करेंगे। और दोस्तों हमेशा याद रखिए दैट यू आर वेरी स्पेशल, सारे स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स, टीचर्स, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपके बच्चों को गाइड करते हैं। दैट यू ऑल आर वेरी स्पेशल। सो हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन शाह साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।